अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। खुराक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और इसके बगैर इंसानी ज़िंदगी का गुजारा मुश्किल है। चाहे हम खाना दिन में एक बार खाएं, दो बार खाएं, तीन बार खाएं या ज़्यादा दफ़ा खाएं, तो खाना हमारे रोज़मर्रा ज़रूरियात में से सबसे अहम ज़रूरत जो है वो हमारी खुराक है। और तकरीबन हर घर में ही खाना बनता है, चाहे कोई अकेला रह रहा है, फैमिली के साथ रह रहा है, फैमिली छोटी है, बड़ी है, खाना जो है हर घर में ही पकता है। कोई दिन में एक बार पकाता है, कोई दिन में दो बार, और चाहे हफ्ते के 7 दिन में 7 दफ़ा खाना बने तो खाना जो है वो लाजमी बनता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि खाना कैसा पकाया जा रहा है या कैसा पकना चाहिए, खाना अच्छा है या नहीं अच्छा है। और हमारी रोज़मर्रा की जो कुकिंग रूटीन है या जिस तरह से हम हर रोज़ का अपना खाना बनाते हैं, तो उसको किस तरह से हम इम्प्रूव करें कि हमारा जो खाना अच्छा नहीं बन रहा वो अच्छा पके और जो अच्छा है वो और ज़्यादा बेहतर हो। तो आज के इस व्लॉग में हम यही बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी कुकिंग स्किल जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। होम कुकिंग के लिए और घर पर खाना बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ज़िम्मेदारी है कि ये एहसास हो कि मैंने घर पर खाना बनाना है, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो होम कुकिंग को ही एक तरह से तरजीह देनी है। चाहे फैमिली छोटी है, बड़ी है, आप रोज़ रोज़ ईट आउट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए अगर हेल्थ इशू से देखा जाए तो। ज़िम्मेदारी से खाना बनाना है तो सबसे पहले जो पॉइंट आएगा वो है कि ऑलवेज़ प्लान अहेड, कि आपने पकाना क्या है। आपको अगर पूरे हफ्ते का एक जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, वो नहीं बना सकते तो एक दिन पहले से ही पता हो कि मैंने दूसरे दिन क्या पकाना है अपने फैमिली साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर तो फैमिली बहुत बड़ी है तो फिर दोपहर और रात के डिफरेंट मील हो सकते हैं, लेकिन अगर फैमिली इतनी बड़ी नहीं है तो एक दिन पहले से ही पता हो कि आपने दूसरे दिन क्या पकाना है, तो आपका आधे से ज़्यादा कुकिंग सिर्फ सोचने से ही हो जानी है। और ये बात मैं बहुत दफ़ा कहती हूँ, और ये एक ऐसी टिप कह लें, हैक कह लें, कि अगर ख़वातीन, ख़ास तौर पर जो हम ख़वातीन हैं घर पर कुकिंग करती हैं, अगर हम एक दिन पहले से ही सोचें ना मैंने कल ये पकाना है, तो हमने ज़हनी तौर पर ही वो सालन, वो हांडी पका ली होती है, तो उसको बस चूल्हे तक पकाना होता है और वो काम बहुत ईजी हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी टिप है, इसको आज़मा कर ज़रूर देखें कि आपको कुकिंग की जो बेसिक टेक्निक है वो आनी चाहिए। जैसे कि मैंने इससे पहले भी व्लॉग में हमने डिस्कस किया था कि कटिंग जो है, वेजिटेबल कटिंग जो है, ये एक बहुत ही अहम काम है जो हमारी पाकिस्तानी कुकिंग है, बल्कि हर कुकिंग में। ये नहीं है कि सिर्फ हम ही जिंजर गार्लिक अनियन और वेजिटेबल खाते हैं। कोई भी आप कुजीन उठाकर देख लें, उसमें वेजिटेबल का इस्तेमाल होता है, और जो वेजिटेबल की कटिंग है वो एक बहुत ही महारत का काम है। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस साइज़ की वेजिटेबल कट करनी है, क्योंकि वेजिटेबल सिर्फ काटनी नहीं है, उसने पकना भी है। और इक्वल कटिंग की जो वेजिटेबल होंगी वो पकेंगी भी सही तरह से, और कुछ तो गुल जाती हैं। जिंजर गार्लिक अनियन जो है वो चाहे भुना जाता है, गल जाता है, लेकिन जो वेजिटेबल होती हैं वो सही तरह से होंगी तो वो पकी हुई भी सही लगेंगी। चीज़ों को बॉयल करना, चीज़ों को फ्राई करना और ऑयल का टेम्परेचर जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं, चाहे पकोड़े हैं, फ्राई चिकन है, कोई भी चीज़ हम फ्राई करते हैं, ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब गर्म तेल में हम कोई चीज़ फ्राई करने के लिए डालते हैं तो उसको थोड़ी देर पकने दें एकदम से। समटाइम होता है कि जो नए पकाने वाले होते हैं वो कोई चीज़ तेल में जब डाल देते हैं उसको फ़ौरन से हिलाते हैं, तो ज़ाहिर है वो चीज़ गरम तेल में फ्राई हो रही है लेकिन वो अभी जुड़ी नहीं है, उसकी कंसिस्टेंसी अभी भी बिखरी बिखरी सी है। चम्मच से उसने सारा ही बिखर जाना है। फ्राइड चिकन आप फ्राई कर रहे हैं, तेल में डालते सारी आप उसका चम्मच हिला दें ना, चम्मच से आप चिकन को मिक्स करें तो जो कोटिंग है वो उतर जाएगी, पकोड़े हैं वो बिखर जाएंगे। तो जब फ्राई करने के लिए कोई चीज़ तेल में डाली जाती है तो उसको फ्लोट होकर ऊपर आने दें, थोड़ी देर वो पक जाए, फिर उसको चम्मच से मिक्स करें
तो वो चीज़ सही तरह से पकेगी, फ्राई होगी। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, बहुत ही बेसिक है लेकिन है बहुत ही ज़रूरी। अभी जैसे हमारी कुकिंग है, हमने मसाला भूनना है, हमारी मोस्टली कुकिंग जो है ना, हर किस्म की सब्ज़ी मसाला भूनना है, हर किस्म का चिकन है, गोश्त का सालन है, कोरमा है, कुछ है। दालों में मसाला भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी कुकिंग है उसमें मसाला भूनने की जो एक टेक्निक कह लें, तरीका कह लें, वो बहुत ज़रूरी है। और मसाला एक राइट कंसिस्टेंसी में भुना जाना चाहिए, ना ओवर हो ना अंडर हो। अंडर होगा तो वो कच्चा कच्चा रहेगा, जो उसका वाटर है वो नेक्स्ट स्टेप में एक्स्ट्रा वाटर चला जाएगा। और अगर ओवर कुक कर देंगे तो भूनते जाएंगे तो पैन जो डेगची है उसके नीचे मसाले जल जल के एक लेयर सी बैठ जाती है। तो जब मसाले खाली तेल में पकते हैं तो वो जल जाते हैं, क्योंकि तेल का इतना टेम्परेचर होता है। उसमें जब वाटर होगा तो वो भुने जाएंगे, जब वाटर वेपोरेट हो जाएगा उसको वैसे भूनते जाएंगे तो एक लेयर सी बॉटम पे बैठ जाती है। तो वही हांडी का जायका वहीं से ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मसाले को किस कंसिस्टेंसी तक भूनना है। अभी रिसेंटली मैंने ये बात शेयर भी की है कि अभी जैसे मैं ये मसाला भून रही हूँ तो ज़रा सा पानी का छींटा लगाना है। मैं भी ये पहले करती रही हूँ, बहुत सारा पानी डाल दिया, उसको कुक होने में टाइम लगता है और वो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो कुकिंग में ऐड हो जाता है, हालांकि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो मसाला भूनते वक्त उतना ही पानी डालें जिसमें मसाला अच्छे से भूना जाए। अभी ज़रूरत के साथ साथ, वक्त के साथ साथ, जहाँ इतनी चीज़ों में जिद्दत आई है, खाने में भी बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी हुई है। खाना टेबल पे रखा हुआ आपकी आंखों को जो अच्छा लगता है वही चीज़ जो है वो खाने को जी चाहता है। बनाने वाले ने भले जितनी मर्जी मेहनत की हो, तो खाने को पकाते वक्त उसकी प्रेजेंटेशन को अपने जहन में रखें कि आपकी जो डिश आप पका रहे हैं उसका फाइनल लुक क्या होना चाहिए। मेरा तो 100% ये यकीन है, मैं जब भी कुछ पकाती हूँ मेरे जहन में उसका फाइनल लुक होता है। तो वो चीज़ अपने आप ऐसे जैसे उंगली पकड़ के चल रहे हो उसी तरफ अपने आप चले जाते हैं, वो चीज़ वैसी तैयार होती है। हमारे बहुत से खाने ऐसे हैं जिनमें के एक तो शोरबे की कंसिस्टेंसी है, दूसरा भुने हुए मसाले वाले खाने। तो ऐसे खानों में, ऐसे सालन में जो प्याज है वो अलग से घूमता फिरता हुआ, पहला बांधा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। पहले जब हमारी अम्मियाँ पकाती थी शायद उस वक़्त प्याज और कंसिस्टेंसी का हो, या शायद हमें बचपन था हमारा, या हमने इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया, या क्या वजह हो सकती है, ये चीज़ शायद समझ से थोड़ी दूर ही है। लेकिन अभी आज की जो कुकिंग है, हम कोई चीज़ पकाते हैं, अगर ग्रेवी वाला सालन है तो वो स्मूथ ग्रेवी होनी चाहिए, शोरबा है वो भी साफ़ सुथरा स्मूथ सा होना चाहिए, मसाले वाला सालन है साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप रेस्टोरेंट में खाते हैं देगों के सालन ऐसे होते हैं, कोई प्याज कोई टमाटर कोई चीज़ उसमें नज़र नहीं आती है। तो ये बहुत ज़रूरी एक टेक्निक है, कुकिंग की टिप है, तरीका है कि कोई भी मसाला आप बना रहे हैं, आपने जिंजर गार्लिक अनियन टमाटर योगर्ट कुछ भी डाला है, चाहे उसको पहले ग्राइंड कर लें या मसाले को तड़का लगा के भून के बाद में उसको ग्राइंड करके आप खाना बना लें। मतलब खाने की जो भी भुनी हुई चीज़ है, चिकन का कोई भुना हुआ सालन है, गोश्त का कोई सालन है, तो उसमें जो मसाले की या ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो स्मूथ होनी चाहिए, उसमें प्याज घूमते फिरते नज़र नहीं आने चाहिए। अक्सर हमारी जो कुज़ीन है उसमें दालों बेचारियों को अहमियत ही नहीं दी जाती, और वही लोग दालों को अहमियत नहीं देते जिन्हें दालें पकानी नहीं आती। दाल अगर सही से पकी हो वो बड़े से बड़े चिकन मीट कौरमे गोश्त के सालन को बीट कर सकती है, अगर सही से पकी हो। तो दाल जो है वो भी, जैसे अभी मैंने पहले कहा कि क्रीमी कंसिस्टेंसी की ग्रेवी शोरबा हो, तो दाल जो है वो भी क्रीम जैसी होनी चाहिए, जैसे सूप कंसिस्टेंसी होती है। पतली सी दाल जो होती है वो दाल नहीं होती है। दाल अच्छे से घुली हो, चाहे प्रेशर कुकर में पका रहे हैं चाहे देगची में पका रहे हैं, दाल अच्छे से पकी हो। दाल सही से पकी होगी तो खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। अक्सर लोग दाल को पहले तड़का लगा देते हैं। सिर्फ एक दाल है मूंग की छिलके वाली दाल या धुली हुई दाल, जिसको पहले तड़का लगाया जाता है तो वो दाल पकती है। बाकी किसी दाल को तड़का नहीं लगाया जाता, बाकी तमाम दालों को एंड पर लहसुन का जो गार्लिक है उसका तड़का लगाया जाता है।
तो वो दाल सही बनती है। अगर पहले से दाल को प्याज का तड़का लगा दें तो प्याज की ही खुशबू और फ्लेवर रह जाता है, वो दाल का फ्लेवर जो है वो कहीं गुम हो जाता है, उसको गुस्सा चढ़ जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो कुकिंग कॉन्फिडेंस है उसको आहिस्ता आहिस्ता से ग्रेजुअली डेवलप करें, आहिस्ता आहिस्ता से नई रेसिपीज़ को ट्राई करें। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो मीठा बनाने से बड़ा घबराती हैं, उन्हें मीठा नहीं बनाना आता। आजकल तो ये जैसे सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, आप इतनी चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं। मुझे याद है हमारे बचपन में सिर्फ मेरी अम्मी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी अम्मी सिर्फ मीठा सही बनाती थी। हमारी पूरी फैमिली में किसी ने चावल पकाने होते थे हमारे घर आते थे, किसी ने पिनिया, मेरी अम्मी से कई लोगों ने पिनिया सीखी हुई हैं बनानी। लेकिन आज ये खाने मुश्किल नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं, हर कोई उससे सीख सकता है। तो मीठा बनाना जो है ये कोई पहाड़ नहीं है, सिर्फ ये है कि घबराहट की बात है कि हमसे सही पकेगा या नहीं पकेगा। जब तक हम पकाएंगे नहीं, हमसे गलती नहीं होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ गलती की, तो हम कैसे सीखेंगे उससे। इसके अलावा अगर आप कोई नई रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, किसी की रेसिपी को आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसको एज़ इट इज़ ही फॉलो करें। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, अगर आप सीखने के अमल से गुजर रहे हैं, जब आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज़ इस तरह बनी है, इस तरह पकी है, तो फिर आपको समझ लग जानी है कि इसमें किस कहाँ कहाँ हम चेंजेस कर सकते हैं। तो वो तरीका ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि किसी रेसिपी को देखकर आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, नहीं इतनी कुकिंग का पता, तो नए अपने तरीके से अगर उस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे, सम टाइम वो नहीं सही पकती। जैसे चाइनीज़ कुजीन है, इजीली वो बन जाती है। पास्ता है या पिज़्ज़ा है, ये इटालियन कुजीन का है। फ्रेंच जो है वो ज़्यादातर बेकिंग की तरफ आती है। इंग्लिश कुजीन है। तो आजकल हर कुजीन जो है वो इजीली फॉलोएबल है। सोशल मीडिया पर आपको रेसिपीज़ मिल जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम पास्ता की बात करें तो पास्ते की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, वो सूखा हुआ होना चाहिए। उसमें अगर सॉस आप बना रहे हैं तो सॉस की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, जैसे कि चीज़ सॉस है जिसको बेचमल सॉस भी कहते हैं, या लिज़ानिया है। तो ये चीज़ें आपको, इस तरह के खाने भी आपको आने चाहिए। और खाना बनाने के लिए जो स्पाइसेस हैं, मैं अभी फिर दोबारा से रिपीट करूँगी कि कभी भी पिसे पिसाए मसाले मत ख़रीदें। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं तो घर पर ख़ुद लाकर आप उन्हें पीसें। ख़ुद लाकर आपको पता होगा कि आपने कितना मसाला चाहिए तो आप उसको पीस लेंगे, और अच्छी क्वालिटी के मसाले जो हैं वो इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ मैं एक टिप आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, पता नहीं आपने कभी पहले सुनी है या आपको पता हो। ऑफ़र में से ना मसाले, दालें और चावल मत ख़रीदें। जब भी ख़ास तौर पर चावल अगर ऑफ़र पर होंगे वो सही नहीं होंगे। ये शुरू में जब मैंने बाकायदा कुकिंग स्टार्ट की थी तो सम टाइम चावल ऑफ़र पर होते थे, एक दो दफ़ा मैंने ख़रीदे, वो सही नहीं होते, वो सही पकते ही नहीं हैं। तो कभी भी मैं अब चावल ऑफ़र में से नहीं ख़रीदती हूँ। मसाले भी जो हैं वो ऑफ़र में से मत ख़रीदें। दालें वो सही नहीं होती हैं। सपोज़ आप खाना बना रहे हैं, आपने इतनी मेहनत की है खाना बनाने के लिए, लेकिन जिस बर्तन में आप खाना बना रहे हैं वो बर्तन ही सही नहीं है, वो सही क्वालिटी का बर्तन नहीं है, वो नीचे लग रहा है। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो हीट रेजिस्ट इतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो ज़रा सी हीट में कोई चीज़ उसमें पका रहे हैं आप, ज़ाहिर है कोई क्वांटिटी तो होती है ना किसी सालन की, तो उतनी क्वांटिटी के प्रेशर से जो उसका बॉटम है ना वो जलना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे से मैंने खुद सीखी हैं। जैसे मीठे हैं, मीठे राइस हैं, या खीर है, या हलवा है, या गजरेला है, या शीर खोरमा है, कस्टर्ड है, तो उसमें जो चीनी का कुक होना है वो मैं अक्सर ही कहती हूँ कि वो सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीनी जब तक अच्छे से पकती नहीं है वो कच्ची रहती है। मिसाल के तौर पर जैसे हमारी देसी चाय है, तो आप चाय को पका लें और एंड में उसमें चीनी डालकर पिएँ तो आप पी ही नहीं सकते। वो जो चीनी है वो आपके मुंह में ऐसे लगेगी जैसे आपने चीनी का चम्मच भर के मुंह में डाल लिया हो, तो वो कच्ची चीनी होती है। इसी तरह मीठा बनाते वक्त भी अगर मीठा उसमें सही से ना पके तो वो कच्चा रहता है, और ये चीज़ किसी को आसानी से समझ नहीं आती है। मुझे इस चीज़ की समझ है, इसीलिए मैं अपने घर में पकाती हूँ। एक दफ़ा मैंने तजर्बा किया था, कच्चा मीठा रखकर मैंने
पता नहीं सेवइयाँ पकाई थी, वो किसी ने नहीं खाई थी। मैंने कहा ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आपको समझ आए कि जब मैं ये बात करती हूँ कच्चे और पक्के मीठे में क्या फ़र्क है, तो वो ये फ़र्क है। और मैं अक्सर ही कहती हूँ कि बहुत से खाने ऐसे हैं जिन पर आपको इतनी महारत होनी चाहिए कि वो आपके स्पेशल ओकेजन के लिए होने चाहिए। कोई दावत है, कोई ईद है, कोई त्यौहार है, उस खानों में आपको इतनी महारत होनी चाहिए कि आप बिला झिझक वो खाने जो हैं वो बना सकें। और ऐसे खाने ज़रूर ज़रूर अपनी लिस्ट में रखें जो ऐसे ना हो कि जिनको पकाने लगे तो मत ही मारी जाए। नहीं, मेरे 3 मिनट रेसिपी में बहुत सी ऐसी रेसिपी हैं जो दावत स्पेशल हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि उनके टाइटल में मैं दावत स्पेशल लिख दूँ, जैसे अंगारा चिकन है या चिकन टिक्का हांडी मसाला है। इस तरह की रेसिपीज़ जो हैं ये दावत स्पेशल हैं। और साइड डिश बनाने में भी आपको महारत होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी डिशेस हैं जो आप साइड डिश के तौर पर बना सकते हैं। हर तरह की सैलड है, हर तरह की चाट है, इसमें आ जाती है। समोसे, पकोड़े, कबाब, ये भी आप साइड डिश के तौर पर सर्व कर सकते हैं। और इनका साइज़ भी आप अगर दावत के तौर पर बना रहे हैं तो बहुत बड़े साइज़ के बनाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे बाइट साइज़ में भी बना सकते हैं। हम रोटी पकाते हैं, हम नान भी घर पर बना लेते हैं, भटूरे, पूड़ियाँ भी बना लेते हैं और पराठे बना लेते हैं। तो ये हैं तो बेसिक सी ही चीज़ें, लेकिन ये पकी किस तरह है, बन किस तरह रही है, महारत इस चीज़ में होती है। ये बात मैं पहले भी कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे किसी सिस्टर ने लिखा था कि वो जब नई नई यहाँ यूके आई तो अपने रिश्तेदारों से पूछती थी कि आप रोटी किस तरह पकाते हैं। उन्होंने कहा हमारे हाथ में ही जादू है। तो बाय चांस उन्होंने कोई मेरा व्लॉग देखा, उसमें मैं रोटी पका रही हूँ और शायद मैं बता भी नहीं रही हूँ कि रोटी किस तरह बनानी है। उन्होंने सिर्फ मुझे बनाते देखकर वो तरीका अपनाया और अब उनकी हर रोटी सही बनती है। और वो कहती जब भी मेरी रोटियाँ सही बनती है मेरे दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। तो ये मेरी रोटी पकाते हुए देखकर उन्होंने सीखा। तो रोटी जो है वो फूली हुई होनी चाहिए और असल रोटी की जो पहचान है वो यही है। चाहे आप तवे पर सेक रहे हैं या आग पर सेक रहे हैं, तो रोटी जो है वो फूली हुई होनी चाहिए और पतली सी रोटी होनी चाहिए। पराठे जो हैं वो भी ऐसे होने चाहिए, पूड़ियाँ भटूरे हैं वो फूले हुए होने चाहिए। और पिज़्ज़ा घर पर इजीली बेक हो जाता है। कई रेसिपीज जो हैं मेरे चैनल पर हैं पिज़्ज़े की। तो आज के ये व्लॉग में मैंने कुछ एक बेसिक पॉइंट जो हैं वो शेयर किए हैं, किस तरह से आप अपनी कुकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगेन आपके ज़हन में कोई पॉइंट है तो आप उसको ज़रूर शेयर करें, मैं एज अ शाउट आउट आपके नाम के साथ उसको शेयर करूँगी। और बेकिंग का जो व्लॉग है वो अभी रह गया है, क्योंकि ये एक मुकम्मल टॉपिक है, एक पूरा व्लॉग इस पर बन सकता है। तो मैं इस पर इंशाल्लाह फिर जो है बात करूँगी। तो अगर आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा है, थम्स अप बटन लाजमी प्रेस करें। और उतने ही लोग मेरा चैनल देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी बात आपको इस व्लॉग में अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।